जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। ये देखिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। इससे पहले जितने क्लासेस हो चुका है सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएंगे, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, दोनों के क्लासेस आपको मिल रहा है, चाहे आपकी रीजनिंग की बात करें, जीएस की बात करें, हिंदी की प्रैक्टिस सेट व आपके रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, आपको सभी का आपके प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, क्लासेस देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट क्लास स्टार्ट करने से पहले। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। आप लोग कमेंट करते रहिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। तो आप अपना स्कोर भी चेक कर लीजिएगा, आप लोगों का स्कोर अभी क्या बन रहा है ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण यानी कि ऊष्मा का हस्तांतरण की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? ठोस पदार्थों में, ठीक है, सॉलिड में। सॉलिड में जो है, जो टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, तो किस रूप उसे किस नाम से जानते हैं? ऊष्मा रोधन, विकिरण, संवहन या फिर चालन। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा। देखिए, ऊष्मा का संचारण जो है, ऊष्मा का संचलन आपके तीन मेथड मेनली आप देखते हो। जैसे संवहन की बात करते हैं, संवहन संवहन किसमें होता है? आपके द्रव में होता है। द्रव में जितने लिक्विड फॉर्म वाले उसमें आपको ऊष्मा का संचारण संवहन विधि से होता है। विकिरण, विकिरण जिसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सूर्य की रोशनी से होती है। ठीक है, विकिरण। अब चालन की बात करते हैं, चालन आपकी क्या हो जाएगा? ये आपके ठोस पदार्थों में होता है। किसमें? ठोस पदार्थ में होता है आपके चालन। ठीक है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था, ठोस पदार्थ में ऊष्मा का संचरण की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? चालन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रैंक वेटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? ठीक है, आविष्कार से संबंधित आपका क्वेश्चन बनता है, तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, क्लासेस भी हमारा आविष्कार और उसके खोजकर्ता या जनक से संबंधित आपके क्लासेस होगा, वो भी आप देख सकते हो। देखिए, इसमें आपका फ्रैंक वेटल ने किसकी खोज किए थे? विद्युत चुंबकत्व की, बेंजीन, तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास की, या विद्युतीय प्रभाव प्रेरण की, या फिर जेट इंजन की। ठीक है, आपसे पूछा है फ्रैंक वेटल ने किसके आविष्कार किया? तो दोस्तों, फ्रैंक वेटल ने जेट इंजन की खोज किया था, यानी कि ऑप्शन आपका डी चॉइस में आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है? सर्वोत्तम विद्युत चालक है, सर्वोत्तम सबसे उत्तम विद्युत का चालक कौन सा है? लोहा है, एल्यूमिनियम है, तांबा है, या फिर चांदी है। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता होगा। सबसे फर्स्ट कंडक्टर कौन सा भैया? चांदी है ना, इसमें चांदी होगा। ठीक है ना जी। ऐसे धातु जिसमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह जो आसानी से हो जाती है, उसे सुचालक धातु या फिर हम चालक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या कह रहा है? जातक कथा संबंधित है। जातक कथा ये पुस्तक है, ये किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध जी से, छत्रपति शिवाजी से, या फिर बाल गंगाधर तिलक से, या फिर गांधी जी से। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आंसर क्या होगा। देखिए, जातक कथा के बारे में पूछे। देखिए, जातक कथा में मुख्यतः महात्मा बुद्ध जी के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानी है, जिसे जो है बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया। इसमें लगभग 35 कहानी है। कितनी कहानी है? 35 कहानी। ठीक है, तो जातक कथा किससे संबंधित है? तो गौतम बुद्ध जी से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध जी के पूर्व जन्म की, ठीक है, पूर्व जन्म की जो लोकप्रिय कहानी है उसका संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है? प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। रामायण के रचयिता कौन है? वेद व्यास जी, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, या इनमें से कोई? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। रामायण के रचयिता पूछा। देखिए, रामायण के रचयिता कौन? वाल्मीकि जी है ना, वाल्मीकि जी है। सबका आंसर सही होना चाहिए। वाल्मीकि जी होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। वेद व्यास जी, महाभारत, महाभारत के रचयिता तुलसीदास, रामचरितमानस। अगर आपसे पूछते रामचरितमानस की बात, तो आपका आंसर होता तुलसीदास। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? ठीक है, जो आपके रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। ये अपने 10th क्लास में पहुंच पड़ा होगा कि कौन सा अधातु ऐसा है जिसे रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। पारा होता, ब्रोमीन होता, या फिर सोडियम, या फिर हीलियम। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 6 का आंसर क्या होगा। आधातु जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपका आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन, ब्रोमीन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आधातु पूछा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये मत देखिए कि पारा आंसर होगा, क्योंकि पारा तो आपके लिक्विड फॉर्म का धातु है। पारा क्या है? लिक्विड फॉर्म की धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? CH3 COO CH2 CH2 का सूत्र है, किसका सूत्र है? ब्यूटेनोइक अम्ल, मिथेनोइक, एथेनॉइड, एथिल एथेनॉइड, या फिर प्रोपेनॉइक अम्ल। देखिए, आपको जो प्रीफिक्स सफिक्स वाला फार्मूला, जैसे आपका COOH होता है, तो आपका ये किसका होता है? ओइक लगता है ना, ओइक, ओइक एसिड होता है ना। CO होता है तो आपका ये कीटोन ग्रुप का है, कीटोन का। ठीक है, OH हो गया, तो आपके OH इसमें होता है एल, OH आपके एल्कोहल वाले में, एल्कोहल है ना।
CHO एल्डिहाइड का होता है, एल्डिहाइड। तो ये आपको पहचान होना चाहिए। देखिए यहाँ COOH बन रहा है, COOH होता है, ओइक लगेगा, तो ओइक आपके दो में, एक तो ब्यूट ब्यूट वाले में ओइक लगा, एक प्रोपेनॉइक में ओइक लगा, ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं। तो अब इसमें देखिए कार्बन की क्वांटिटी, कार्बन 1 होता है, मेथ 2 होता है, 1 में हम मेथ बोलते हैं ना, मेथ, एथ, है ना, 3 में प्रोप, 4 में क्या होता है ब्यूट, 5 में क्या होता है पेंट, और 6 में हेक्स। ठीक है, तो इसमें अब देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा, तो ब्यूट प्लस ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल होगा जी। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 COO, ऐसे आप लिख सकते हो, CH3 CH2 CH2 COOH। ठीक, ये आपके ब्यूटेनोइक अम्ल हो गया। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना। हाइड्रोफ्लोरो जो कार्बन है इसका उपयोग समाप्त करना, यानी कि आपका फ्लोरोकार्बन जैसे आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका उपयोग जो है समाप्त करना कौन से प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। आपका नगोया प्रोटोकॉल, कार्टेशियन प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देखिए इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो है क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को समाप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है। जी, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया या फिर भोसले। ठीक है, छत्रपति शिवाजी भोसले, उनके नाम पे ही लगता है छत्रपति शिवाजी भोसले, तो भोसले घराने से संबंधित है। भोसले ये जो है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, आपका 10 क्या है, 1932 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। ठीक है, हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। एक क्वेश्चन तो आपका ये है, हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी, 1932 में हुआ था। 1932 यानी कि 1932 में हुआ था। तो इसकी जो स्थापना किसने की थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, ज्योतिबा फुले या फिर श्री नारायण गुरु। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर क्या होगा। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की बात करते हैं। हरिजन संघ, हरिजन शब्द किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो महात्मा गांधी जी ने इस संस्था की स्थापना किया था 1932 में। 1932 अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। कहाँ किए थे ये, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले भारतीय कौन थे। ठीक है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय, अंग्रेजी भाषा में पहले भारतीय पूछा आपसे। ठीक है, ठीक है, पहले भारतीय पूछा, ध्यान रखिएगा। टी ए सरस्वती अम्मा, किशोरी मोहन गांगुली, वल्लभाचारी या फिर पंडित राम अवतार शर्मा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आंसर क्या होगा। भारत, महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय की बात करें तो आपका आंसर होगा किशोरी मोहन गांगुली। ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है, खजुराहो में, आबू में, कोणार्क में या फिर धारचूला में। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। देखिए अपने जीएस सेक्शन में ना 38 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 38। तो इसमें आप मैक्सिमम कितना टाइम दोगे, 30 मिनट रखिए। 30 मिनट में आपके क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपकी रीजनिंग, रीजनिंग में आप 35 मिनट लगा सकते हो, है ना। और आपके रहेंगे किसमें, आपके मैथ की बात करें इसमें ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा आपको, 40 मिनट को लेना पड़ेगा, 40 मिनट लेके चलिए। और बाकी बचे कितना आपके 120 मिनट में आपके हो गया, यहाँ बचा 15 मिनट ना, 15 मिनट बचा। तो 15 मिनट हिंदी के लिए काफी है। ठीक है, हिंदी के लिए 15 मिनट काफी। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके चलिए कि आप लोग प्रैक्टिस सेट में, अभी प्रैक्टिस सेट घर बैठे सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देखो, अगर एक आध क्वेश्चन आपको बीच में नहीं आ रहा है, आपको टफ हो रहा है, ठीक है, सारे 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी देखना है। तो सभी क्वेश्चन को आपको रीड जरूर करना है। कई लोग होता है ना, शुरू में फंस गए तो उसी जगह अटके हैं। भैया आगे देखो क्वेश्चन, आगे सिंपल क्वेश्चन उसको स्किप करो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आगे वाला क्वेश्चन देखो। आपको एक्यूरेसी के साथ साथ मैक्सिमम क्वेश्चन भी अटेंड करना। अब एक क्वेश्चन में फंस गया उसी जगह रुके रहे, वो सही नहीं है। आपको नहीं आता, चाहे जीएस सेक्शन में हो, चाहे मैथ सेक्शन में हो, किसी भी सेक्शन में हो, तो आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ के ना देखिए, आगे क्वेश्चन आप रीड करिए, तो आपको उसमें से कई सारे क्वेश्चन आते होंगे। आप, ठीक है, आपका सेट ही ऐसे तैयार किया जाता है जिसमें मिक्स होता है, आपको इजी भी होता है, मॉडरेट भी होता है ना, एवरेज के क्वेश्चन भी होता है, होना चाहिए, पछतावा नहीं होना चाहिए, बार बार चांस नहीं मिलेगी। तो आपका इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है। सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर जो है आप देखिए इसमें नाम में पूरा नाम कह देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर लिखा होता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, कोणार्क।
ठीक है। सुबिका सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? कोणार्क में। और ये कोणार्क में ये कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा के अगर जिले की बात करें, उड़ीसा के पुरी जिले में। कौन सी जिले? पुरी जिले के कोणार्क स्थान पर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है? विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत, यानी कि इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंगों के अध्ययन से संबंधित उस मतलब इंटरनल पार्ट का जो कि स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी, एक्लोनोलॉजी, या फिर हीमेटोलॉजी, या फिर एनेस्थेसियोलॉजी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर क्या होगा? ठीक है। आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित शाखा ब्रांच की बात करते हैं तो आपका आंसर होगा स्मेक्लोलॉजी। ठीक है, स्प्लेक्नोलॉजी। आपका ऑप्शन हो गया बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, जो इंटरनल पार्ट्स की स्टडी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? जब खाने में लंबे समय तक हरी सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता तो निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? यानी कि आपने अगर अपने खाने में लंबे समय तक हरी सब्जी का प्रयोग नहीं किया तो आपको कौन सी बीमारी हो सकता है? तो कौन सी बीमारी हो सकता है? सिंपल सी है, हम कहते हैं रतौंधी नामक बीमारी होता है। यानी कि आपको विटामिन ए की कमी हो रहा है। कौन सी? विटामिन विटामिन ए की कमी हो रहा है। विटामिन ए की कमी हो जाता है अगर हम हरी सब्जी का प्रयोग लंबे समय तक ना करें तो। ठीक है, रतौंधी रतौंधी यानी कि आपका रतौंधी कैसी बीमारी? रात्रि में क्या होता है? अंदर। ठीक है, रात्रि में कम दिखाई देना। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, स्कर्वी जो है, स्कर्वी आपका कौन सा? विटामिन सी की कमी से होता है। किसके? विटामिन सी की कमी से। इसके लिए हम खट्टे चीज जैसे लेमन हो गया, ठीक है, लेमन वगैरह चीज हम ले सकते हैं। वेरी वेरी आपके विटामिन बी से संबंधित है, विटामिन बी, विटामिन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का? मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस राज्य का है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, या फिर ओडिशा का? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? देखिए नृत्य संबंधी आपका क्वेश्चन हर सेट में मिलेंगे आपको। ठीक है, हर सेट में मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी को वहां आपको देखने को मिलता है। अब अगर कोई प्रैक्टिस उठाओगे उसमें भी आपको नृत्य संबंधित क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लर्न जरूर कर लीजिएगा। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? आपका होगा केरल, केरल राज्य से संबंधित है मोहिनी अट्टम। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला जो इसमें करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या? रेरा शब्द का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप से पूछा है रेरा का। रियल एस्टेट अथॉरिटी, या रियल एस्टेट रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या रियल एस्टेट रिव्यू अथॉरिटी, या फिर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी? बताइए रेरा का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। यानी कि ऑप्शन इसमें आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, इस संस्था का अगर स्थापना की बात करें तो ये आपका 2016 में इसकी स्थापना हुआ, मई 2016 में इसकी स्थापना हुआ। अब ये किस लिए हुआ? इसका उद्देश्य जो है धोखाधड़ी रोकना और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या? जायद फसल के मौसम मौसम के दौरान होती है। ठीक है, जायद फसल जो है, जायद फसल कौन सी मौसम में होता है? शरद, ग्रीष्म, शीत, या फिर बरसात? देखिए आपके रबी के बाद खरीफ नहीं, रबी के बाद जायद, जायद के बाद आपके खरीफ आता है। खरीफ फसल जो आपके सीधी बात है अभी रेनी सीजन, रेनी सीजन पर वो चल रहा है, वही सीजन आपका सीजन है वो आपका खरीफ का सीजन हो गया धान लगाने से। और जो आपके रबी सीजन वो आपकी गेहूं का सीजन, गेहूं कटने के बाद बीच में हम 2 महीने बीच में जो आप गर्मी, बीच में जो गर्मी का सीजन होता है जिसमें हम ककड़ी वगैरह उगाते हैं। ठीक है, वो फसल जो आपको जायद की फसल के नाम से जानती है। तो जायद की फसल कौन से मौसम? ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन। ऑप्शन आपका कौन सा सी हो जाएगा? ऑप्शन आपका। और शीतकालीन में आपका रबी का फसल होता है, रबी फसल। ठीक है, और वर्षाकालीन रेनी सीजन में आपका खरीफ वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य पूछा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, या फिर तमिलनाडु? सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य की बात करते हैं तो पहला नंबर आपका उत्तर प्रदेश आता है। पहला नंबर आपका उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। अगर सेकंड नंबर की बात करते हो तो सेकंड आपका महाराष्ट्र, सेकंड आपका महाराष्ट्र। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 19। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या है? अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो कालाहारी है वो किस प्रकार का रेगिस्तान है? शीत शरद ऋतु का, या उपोष्ण कटिबंध, या फिर उष्ण कटिबंध, या फिर शीत तटवर्ती? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? देखिए कालाहारी जो है विश्व का एक विशाल मरुस्थल, क्या है? मरुस्थल है। और यहाँ पर क्या होता है? उष्ण कटिबंध मरुस्थल है। ठीक है, जो क्या है? उष्ण कटिबंध मरुस्थल है। इनका ऑप्शन आपका इसमें सी करेक्ट आंसर होगा। कालाहारी अफ्रीका के उष्ण कटिबंध मरुस्थल है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ के स्थानीय निवासी लोगों को क्या कहते हैं? बुशमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? बुशमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है?
पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाती है? घाना, विषुवत, एशियाई प्रदेश, सहारा या फिर मोरक्को? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? पिग्मी, देखिए पिग्मी जो है बात करते हैं तो ये पिग्मी जो मध्य अफ्रीका के, मध्य अफ्रीका के, कहां पर? मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका विषुवत रेखे प्रदेश पर, विषुवत रेखे प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन से निवासी? पिग्मी निवासी लोग। क्लियर है? क्योंकि यहाँ के लोग जो है हाइट में कम होता है, मैक्सिमम हाइट अगर देखा तो 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर होता है, 150 सेंटीमीटर के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 सेंटीमीटर के आसपास ये जो है एक जनजाति है। क्या है? जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, आप आराम से आंसर दे सकते हो। भारत में कौन से राज्य में जंगल सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर ओडिशा? देखिए आपके 2021 के जो रिपोर्ट है इसके अनुसार जो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में वाला अगर जंगल की बात करती है तो सबसे अधिक कौन सा आपका? एमपी होता है। सर्वाधिक में एमपी, मध्य प्रदेश होगा। तो मध्य प्रदेश आपके इसमें ऑप्शन है ही नहीं। तो आप देखिए पहला नंबर है मध्य प्रदेश के, सेकंड नंबर आपके अरुणाचल प्रदेश, तो सेकंड नंबर यहाँ ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे सी में जाएंगे। सी ऑप्शन में आपके अरुणाचल। और सर्वाधिक पूछा है तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ ऑप्शन है नहीं। सर्वाधिक पूछा है तो आपका मध्य प्रदेश, नंबर फर्स्ट में मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर का अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेकंड ही ध्यान रखना, मैक्सिमम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? हैदराबाद शहर से कोशी, गुरुपारा, मीनाचिल या फिर नेत्रवती? आपको नदी का नाम बताना है जो हैदराबाद शहर से होकर बहती है। जैसा कि उत्तराखंड के हरिद्वार के लिए पूछते तो आप सभी लोगों को पता गंगा नदी, ठीक है, अभी कांवड़ का यात्रा चल भी रहा है। तो आप इसमें आंसर बताइए, हैदराबाद शहर से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके मूशी। ऑप्शन आपका पहला जो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, मूशी नदी, जो कि किसके? कृष्णा नदी का सहायक नदी है। कौन सी नदी का? कृष्णा नदी के ही सहायक नदी है जो हैदराबाद शहर से बहती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? गंडक, कोसी, कृष्णा या फिर महानदी? इसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी एक ट्रिक बताया था, नागार्जुन वाला तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, नागार्जुन वाला देखिए इसमें आपने अगर महाभारत देखा तो उसमें अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन और कृष्ण से महाभारत के गीता उपदेश देखे तो उसमें इसमें नागा अर्जुन, अर्जुन है तो अर्जुन, कृष्णा, कृष्णा नदी। ध्यान रखिएगा, नागार्जुन सागर बांध पूछे तो आप कृष्णा वाले ऑप्शन में जाइएगा तुरंत। ठीक है, अर्जुन का संबंध कृष्ण जी से है तो सिंपल सी इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो कृष्णा नदी। ऑप्शन आपके इसमें सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप कभी मत भूलिएगा। ठीक है, अच्छा नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये जो है कहां पर है ये आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के साहित्य, लेख, कला एवं संस्कृति, खेल प्रशिक्षण या फिर समाज सेवा के लिए किस लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है ये आपसे पूछा। जैसे बहादुरी के लिए आपके परमवीर चक्र होता है ना, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करती है कि खेल प्रशिक्षण से संबंधित है। ठीक, खेल के जो कोच होते हैं ना उनको दिया जाता है खेल प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य। क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य आपने महाभारत देखा होगा तो द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु थे। तो वही है जो गुरु है उन्हें जो खेल से संबंधित जो गुरु होते हैं कोच कहते हैं। ठीक है, खेल प्रशिक्षण वाले, तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष को मनाया जाता है, कब मनाया? देखिए दिन और दिवस से संबंधित क्वेश्चन भी बनता है तो दिन और दिवस से संबंधित क्वेश्चन जरूर लर्न कर लीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य दिवस की डेट बताइए, 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून या फिर 4 जुलाई? क्वेश्चन नंबर 25। विश्व स्वास्थ्य दिवस देखिए ये आपके 7 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल। ठीक है, प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इनकी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना आपके 7 अप्रैल को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। तभी से ना 7 अप्रैल को प्रति वर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। ओके, चलिए क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 26। देखिए ये पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। पुस्तक देवदास के लेखक कौन? देवदास के लेखक पूछा आपसे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चट्टोपाध्याय, हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? देवदास जो है इस पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, इसमें आपका आंसर होगा शरद चंद्र उपाध्याय।
शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। देवदास पुस्तक के लेखक जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 क्या, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। एक तो आपका आता है संविधान की प्रथम बैठक 1946 वाला, और इसमें आपसे पूछा है संविधान सभा को और इसमें पूछा भारतीय संविधान को कब अपनाएगा, पूर्ण रूप से बनने के बाद कब अपनाएगा। देखिए 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 27 के आंसर क्या होगा। देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा आपकी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, पूर्ण रूप से अपनाया गया, है ना, अपनाया गया। आपसे पूछा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डी में मत जाइएगा। आपसे पूछा है कि संविधान को जो है कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है ना, अपनाया गया। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया, तो आपका आंसर आता 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ना, गणतंत्र दिवस। संविधान सभा जो बनके तैयार हो तो उस समय जो आपसे पूछे संविधान सभा में अनुच्छेद कितने थे, कमेंट करिए जरा, अनुच्छेद कितने थे, भाग कितने थे और अनुसूची कितने थे। देखिए भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, उसमें अनुच्छेद की बात करते 395 395, भाग 22 और अनुसूची 8। अनुसूची कितने थे, 8 थे। वर्तमान में अभी जो बताते तो अभी 12, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 28। क्वेश्चन नंबर 28 का, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, देखिए अलग अलग समिति बनाए गए थे, उनके अलग अलग अध्यक्ष भी होते संविधान सभा में, ठीक है ना। तो इसमें आपसे पूछा संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कमेंट करिए। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, देखिए संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात करते तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। ऑप्शन आपके इसमें डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कौन से प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, समिति के अध्यक्ष, ठीक है। और जेपी कृपलानी की बात करते हैं, जेपी कृपलानी जो है मूल अधिकार संबंधित, मूल अधिकार संबंधित। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र वार्ता समिति के, वार्ता समिति, ठीक है, वार्ता समिति, वार्ता समिति। और एक क्वेश्चन आपका आता है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी। क्लियर है। देखिए सारे जो है इंपॉर्टेंट पढ़े आपके कंपटीशन से रिलेटेड, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट पढ़े आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन से बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यही कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा अन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। राज्य जो है कौन, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है, 24 में, 48A में, 36 में या फिर 12 में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें आपका आंसर होगा 48A में देके रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में देके रखा है, ठीक है। इसमें आपके राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका क्वेश्चन तो बनना ही है। तो प्रशासनिक सुविधा के लिए किसके, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय है। देखिए शहरी निकाय पूछा आपसे 1980, 1020 या फिर 915। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर प्रशासनिक सुविधा की बात करें इसको एक दृष्टि में हम एक प्रकार याद कर सकते हैं। मंडल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल है, तो भैया 18 मंडल है। कितने, ध्यान रखिएगा 18 मंडल है, ठीक है। और अगर संभाग की बात करते हैं तो टोटल कितने संभाग बना है, टोटल संभाग 4 है, ठीक है। और जिले की बात करते हैं तो टोटल जिले कितने आपके 75 जिले, ठीक है। अगर आपसे नगरीय या आपसे पूछे शहरीय निकाय कितने हैं, तो शहरीय निकाय कितने आपके 915, कितना है 915। विकास खंड की बात करते हैं, ये डेटा लर्न कर लीजिएगा, विकास खंड के टोटल कितने हैं, कितने हो गए आपके 825 जो है आपके विकास खंड है, ठीक है। और लास्ट में न्याय पंचायत की संख्या कितनी है, तो न्याय पंचायत आपके 8135, ठीक है। ये डेटा आप लर्न जरूर करिएगा। मंडल 18, संभाग 4, जिले 75 और नगरीय या शहरीय आपका अगर नगरीय और शहरीय
और नगरीय या शहरी निकाय कितने हैं आपके 915, विकास खंड 825 और न्याय पंचायत 8135। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है शहरी निकाय। ठीक है, शहरी निकाय या नगरीय निकाय की संख्या कितनी है, तो आपका हो जाएगा 915। ऑप्शन आपका डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। देखिए कबीर जी के जन्म से संबंधित अगर डेट की बात करते हैं तो उसमें तो विवाद है ना। तो इसमें पूछा है पालन पोषण किस शहर में हुआ, कानपुर में, मथुरा में, वाराणसी में या फिर अयोध्या में। तो कबीर जी के अगर पालन पोषण की बात करते हैं तो ये वाराणसी में हुआ था। ठीक है, वाराणसी में जो जुल्हा वाराणसी में जो इनका लालन पोषण किए थे क्या होते, नीरू और नीम, जो जुल्हाई दंपति थे, जुल्हाई किया हुआ इसका पालन पोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। संपादक पूछा आपके, जो हिंदुस्तान दैनिक समाचार इसके संपादक कौन थे उत्तर प्रदेश में पहली बार जो 1887 में प्रकाशित हुए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, मदन मोहन मालवीय जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा। दैनिक समाचार, दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक की बात करें तो मदन मोहन मालवीय जी थे, 1887 में जो प्रकाशित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा, दूसरी राजभाषा पूछा, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू या फिर हिंदी। देखिए उत्तर प्रदेश का अगर प्रथम पूछे तो प्रथम राजभाषा हिंदी। प्रथम राजभाषा कौन सी है, हिंदी है। राजभाषा प्रथम, प्रथम राजभाषा हिंदी है, जिसे 1951 में अपनाया था। उसके बाद दूसरी राजभाषा, देखिए दूसरी राजभाषा की बात करते हैं तो दूसरी राजभाषा 1989 में, 1989 में जो है 1989 के अधिनियम में जो दूसरी राजभाषा अपनाया गया था उर्दू। ठीक है, उर्दू। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट। उर्दू को राज्य के अतिरिक्त भाषा के रूप में अपनाया गया 1989 अधिनियम के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 34 नंबर। एक क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है, एक नहीं है। देखिए आप लोग यूपी पुलिस की पेपर देंगे तो आप लोगों को पता होगा स्टेप चयन प्रक्रिया क्या, शारीरिक परीक्षण बिल्कुल होता है, शैक्षिक योग्यता बिल्कुल देखा जाता है, शैक्षिक योग्यता देखते हैं। ये 8वीं क्लास के बच्चे को थोड़ा ना ले रहे हैं, तो एक शैक्षिक योग्यता है। आयु पात्रता बिल्कुल आयु पात्रता है, भाई आप लोगों का आयु सीमा है ना, आयु सीमा। भाषा परीक्षण, देखिए भाषा परीक्षण का अलग से परीक्षण नहीं होता है। अगर आपसे पूछा भाषा संबंधी आपके लिखित परीक्षा में तो आ जाता है, लिखित परीक्षा में आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे, लेकिन भाषा का अलग से परीक्षण प्रक्रिया नहीं होता। आपसे पूछे चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं है तो आपका भाषा नहीं होगा। ऑप्शन आपके डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका फिजिकल होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बात करते हैं ये भी होता है, शैक्षिक योग्यता का आयु सीमा देखा जाता है, ये भी आपके चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन भाषा परीक्षण लिखित में तो होता है, लेकिन भाषा परीक्षण अलग से नहीं ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 35। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में शामिल, जिले में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे भूमि या मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, जौनपुर में, बहराइच में, बलरामपुर में या फिर गोंडा में। बताए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश को बताना है, उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान। देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के एक तो आपके आजमगढ़, 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 मऊ और आपके जौनपुर। ठीक है, इन स्थानों में जो है मृदा में मुख्य रूप से पोटास की कमी है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, जौनपुर ऑप्शन है, बिल्कुल है जौनपुर ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आजमगढ़, मऊ और जौनपुर आपके ये जिला है जहां पर पोटास की कमी है मृदा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 36 नंबर। दिसंबर 2023 में किसने क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च किया, क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च किया, नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडविया या फिर राजनाथ सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा। देखिए क्लासिक इंपीरियल नामक जहाज को लॉन्च करना है नितिन गडकरी, नितिन गडकरी जी द्वारा किए थे लॉन्च दिसंबर 2023 में। ठीक है, कहां पर किए थे ये थे केरल में, कहां पर, केरल में लॉन्च किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 ये भी आपके दिसंबर 2023 से संबंधित है। चक्रवात जो आए थे मीनचौक 2000 दिसंबर 2023 में आए जो चक्रवात है मीटोंग का नामकरण किस देश ने किया। जो चक्रवात आते हैं ना अलग अलग देश उसका नामकरण करती है, तो जो चक्रवात दिसंबर 2023 में आए थे मीचोंग नाम था, इसका नामकरण किस देश ने किया था। भारत ने, यमन ने, म्यांमार ने या फिर श्रीलंका ने। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा। देखिए चक्रवात का नामकरण जो म्यांमार ने किया था, म्यांमार ने दिसंबर 2023 में आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण कहाँ किया गया। पोर्टेबल हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर हरियाणा। दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ पर इसका अनावरण किया गया, हरियाणा में किया गया। ठीक है, हरियाणा।
इसमें आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर है। हरियाणा के कहां पर अगर पूछे तो हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है, क्लियर है। ये आपके टोटल कितने 38 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग अपना स्कोर शेयर करिए, आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते चलिएगा, लाइक और शेयर करिए। चलिए आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस सेट दी जा रहा है, तो आप लोग क्लास में जरूर जुड़े रहिए, ओके। और आप लोगों को जो भी डाउट है आप कमेंट करके जरूर बताइए, सॉल्व जरूर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।